नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को साथ में लेके चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो काफी लेक्चर कवर कर लिए हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने जलवायु का टॉपिक है वो स्टार्ट कर लिया है। ये लगभग 20-22 लेक्चर हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जलवायु में शीत ऋतु में जो मानसून की क्रियाविधि क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किन किन जगहों पर इसका प्रभाव होता है, इसके अलावा बात करें, इसके अलावा हम लोगों ने जो सामान्य जानकारी है जलवायु के बारे में उसके बारे में जान लिया। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु की तो बात कर ली हम लोगों ने, ग्रीष्म ऋतु में हम लोग जानेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा हम लोग किस मानसून से इससे वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। उससे पहले मानसून का आगमन कैसे होता है, मानसून फुहार होती है तो वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में आप लोगों को मैंने एक इंडेक्स बनाया था 2 दिन पहले, मतलब 2 वीडियो पहले, उसमें मैंने आपको एक इंडेक्स बनाया था जिसमें शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताया। शीत ऋतु दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए दूसरे नंबर पर ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में दोस्तों गर्मी की स्थिति है, ग्रीष्म ऋतु की स्थिति लगभग 1 जून से स्टार्ट होकर इसका जो प्रोसेस है 15 सितंबर के आसपास चलता है। ठीक है, लगभग 1 जून से 15 सितंबर के बीच में ये शीत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का ये मौसम चलता है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई। और ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि में या ग्रीष्म ऋतु का जो प्रोसेस है वो इसका प्रभाव किसका होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु का, मतलब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, किस प्रकार होता है, सारी प्रोसेस किस मानसून से संबंध, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, इसके अलावा अरब सागर की शाखा, बंगाल की शाखा के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो इसके बाद हो गई, इससे ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव का आकलन हो गया। इसके अलावा अब आप एक सब हेडिंग डाल दीजिए इसी के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर आप हेडिंग डाल दीजिए ग्रीष्म ऋतु में मौसम की प्रक्रिया या क्रियाविधि। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की प्रक्रिया क्रियाविधि क्या रहती है पहले उसको समझेंगे, फिर हम लोग आगे दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में, बंगाल की खाड़ी, दोनों खाड़ियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बात करें दोस्तों, आपको पता है कि भाई, पहले मैं आपको ग्लोब के माध्यम से समझा देता हूं। ये है दोस्तों ग्लोब। इसमें आपको पता है ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये विषुवत रेखा है, या जो भी आप जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो आपको पता है कि इस स्थिति में ये जो क्षेत्र है डोलर डरम का क्षेत्र है। डोलर डरम क्षेत्र मतलब आईटीसीजी जोन, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें लंबवत हो, लगभग ये कब किसकी स्थिति है, 22 मार्च के आसपास की स्थिति है। ठीक है, तो 22 मार्च की स्थिति में क्या सूर्य की किरणें लंबवत होती है यहाँ पर, तो आईटीसीजी जोन भी, आईटीसीजी जोन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज बता दूं कि जो आईटीसीजी जोन निम्न दाब और उच्च दाब का जो क्षेत्र होता है, जहां पर हवाएं टकराकर ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है ना, अगर नमी होती है तो बारिश करती है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, तो आईटीसीजी जोन यहाँ पर होता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर लंबवत होता है, मतलब कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो आईटीसीजी जोन भी क्या होता है, धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये स्थिति लगभग 21 जून के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बात करें, ये है मकर रेखा, तो ये स्थिति मिलेगी लगभग 22 दिसंबर के आसपास। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जब सूर्य उत्तरायण होता है तब आईटीसी जोन भी उत्तरायण हो जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तभी आईटीसी जोन भी दक्षिणायन, मतलब ये समझ सकते हैं आप, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य आईटीसी जोन स्थिर अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये स्थिर न होकर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य विचलन होता रहता है सूर्य की लंबवत किरणों के हिसाब से। ये तो बात हो गई। अब आपको ध्यान देना है, आपको पता है कि जब सूर्य 22 मार्च की स्थिति ये हो गई। ठीक है, 22 मार्च के बाद सूर्य क्या करता है, धीरे धीरे उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये लगभग 21 जून के आसपास कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है यहाँ पर लगभग कुछ। ठीक है, तो 21 जून के बाद आसपास ये स्थिति हो जाती है, तो ये ऊपर की ओर आता है, तो क्या होता है इसका प्रभाव, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब 22 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। गर्मी का जो मानसून का आगमन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मैंने 1 जून बताया, वो प्रॉपर बताया, उसमें इससे पहले आगमन की प्रक्रिया पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां 1 जून पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो गया। उत्तरायण होने से क्या होगा, आपको पता है कि पहले 22 मार्च से पहले तक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ जेट धारा का प्रभाव था।
ठीक है। पछुआ जेड धारा में आप लोगों को दो चीज बताई, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। तो ये जब 22 मार्च के बाद आईटीसी जोन जैसे जैसे ऊपर आएगा, ऊपर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो ऊपर की ओर आ रहा है उत्तर की ओर, तब क्या होगा, धीरे धीरे इसका क्या टेम्परेचर, यहाँ का जो ठंड थी वो धीरे धीरे कम होते होते क्या होगा, जो ये दक्षिणी शाखा है पछुआ जेड धारा की, ये क्या हो जाती, वीक हो जाती। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर ठंड थी, अब वो ठंड किस में बदल रही है, जैसे जैसे आईटीसी जोन है निम्न दाब का क्षेत्र ऊपर में बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने से जो ठंडा वाला क्षेत्र है उसमें कमी आएगी, फिर एक शाखा है, फिर ये जो पश्चिमी जेड धारा है उत्तर की ओर से होते हुए आगे प्रवाहित हो जाएगी, इसकी दक्षिणी शाखा क्या होता है, विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये ठंड का क्षेत्र होता है वो गर्म क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे दोस्तों, एक ही दोस्तों आपको पता है कि यहाँ का कोई जो क्षेत्र है ये है लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट हुआ, ये आईटीसी जोन के कारण हुआ। जो अभी यहाँ पर पछुआ जेड की दक्षिणी धारा, पछुआ जेड प्रवाह की जो दक्षिणी शाखा थी, अब वो विलुप्त होकर यहाँ पर गर्म हवाओं का प्रभाव होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कुछ ये स्थिति ये रहती है, ठीक है ना। लो प्रेशर जोन मतलब निम्न दाब उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आगे बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग अब है ना मंथली, मतलब जैसे जैसे मार्च में आपको पता है कि सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट कर रहा है 22 मार्च के बाद से, 22 मार्च के बाद से सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग अब है ना मार्च की स्थिति क्या रहेगी, मार्च तो अप्रैल में स्थिति क्या रहेगी, फिर मई जून में स्थिति क्या रहेगी, एक एक करके हम लोग मंथली पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मानसून की प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। तो अभी देख आपको पता है कि तो 22 मार्च की स्थिति, 22 मार्च में सूर्य लंबवत, अब 22 मार्च के बाद से सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो रहा है, तो 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण स्टार्ट होता है। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं मार्च और अप्रैल में मौसम की स्थिति। क्या हेडिंग डालेंगे, मार्च और अप्रैल में मौसम की स्थिति, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल की बात करें तो आपको पता है 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सूर्य उत्तरायण स्टार्ट होगा तो क्या होगा, भारत के गोलार्ध पर गर्मी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भारत उत्तर गोलार्ध का देश है, आपको पता है भारत यहाँ स्थित है और सूर्य अब उत्तरायण हो रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर भारत में गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो गर्मी यहाँ पर बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो ये आईटीसी जोन मैंने आपको बताया कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ ये चलता है, ना कि एक जगह स्थिर रहता है। ओनली अपन ये नहीं कह सकते विषुवत रेखा पर है, तो ये उत्तर गोलार्ध की ओर प्रभावित हो रहे हैं, तो उत्तर की ओर आईटीसी जोन ऊपर ऊपर आते आते क्या होगा, यहाँ गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आईटीसी जोन यहाँ पर पश्चिमी उत्तर भारत, कहां पर, पश्चिमी उत्तर भारत में आकर स्थापित हो जाता है। ये जो क्षेत्र है ये आईटीसी जोन का क्षेत्र है, या लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन का जो क्षेत्र होता है वो क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है, आपको पता है आईटीसी जोन धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, यहाँ पर निम्न दाब का जो क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओनली भारत में नहीं, आपको पता है ये भारत की स्थिति है, तो ये पंजाब है, आपको पता है पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब का सिरा, वहां पर भी ऐसे नहीं, ओनली भारत में नहीं, ये जो क्षेत्र बन रहा है कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो पर यहाँ नोट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्थानीय हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है। स्थानीय हवाएं आपको पता है निम्न दाब के क्षेत्र में आपको पता है कि भाई आईटीसी जोन के आसपास हवाएं टकरा कर ऊपर उड़ती है, तो यहाँ पर जो स्थानीय हवाएं चल रही होती है वो यहाँ इनसे क्या होता है, टकराना स्टार्ट कर, निम्न दाब क्षेत्र से टकराकर मतलब ऊपर उठने की कोशिश करती है, ठीक है ना। ये अपन लोगों ने आईटीसी जोन के बारे में पढ़ा, तो ये जो लो प्रेशर जोन है यहाँ पर हवाएं स्थानीय हवाएं टकरा कर ऊपर उठती है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने अभी तक तो आपको विषुवत रेखा के आसपास हवाएं टकरा कर ऊपर उठती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बारिश करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र है महासागरीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, तो यहाँ से नमी नमी और आर्द्रता की मात्रा इकट्ठा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो स्थानीय हवाएं टकरा कर ऊपर उठती है तो वर्षा नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर नमी की मात्रा इनको नहीं मिलती, इन हवाओं को नमी की मात्रा ही नहीं मिलेगी तो वर्षा कैसे करेगी। तो यहाँ पर नमी की अनुपस्थिति के कारण, नमी और आर्द्रता की अनुपस्थिति, क्योंकि अभी तक ये इतना शक्तिशाली नहीं है कि हिंद महासागर की जो नमी को सोख सकता है, ठीक है ना, ये अभी इतना पावरफुल नहीं है, ये अभी आया है यहाँ पर स्टेबल हुआ है, धीरे धीरे इसका जो स्ट्रेंथ है कैसे बनेगी उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो लो प्रेशर जोन में मतलब यहाँ बारिश नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमी की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, नमी का जोन नहीं होता है, क्योंकि लो प्रेशर जोन ये जो क्षेत्र है अभी हिंद महासागर की जो आर्द्रता नमी है इसको यहाँ पर इतना शक्तिशाली नहीं है सोख सके, ठीक है ना, यहाँ से नहीं ले सकता है। तो क्या होगा, इसका प्रभाव क्या रहेगा, इसका प्रभाव ये रहेगा कि भाई
नमी नहीं है तो क्या होगा, आंधियां चलेगी। आप लोगों ने नोट किया होगा अप्रैल और मार्च के महीने में खूब धूल भरी आंधियां, टेंट के टेंट उखड़ जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता ही होता है शादी विवाह में इस टाइम तो लोग बचते हैं, कोशिश करते हैं कि शादियां नहीं करें, ताकि क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है इसमें धूल भरी आंधियां ही रहती है। तो धूल भरी आंधियां रहेगी तो इसका प्रभाव तो आप समझ सकते हैं कि भाई किसके टेंट उड़ने वाले हैं, तो कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप समझ सकते हैं जो मार्च अप्रैल का महीना होता है इसमें धूल भरी आंधियां चलती है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी भारत में जो लो प्रेशर जोन का क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर स्थानीय हवाएं आती तो है लेकिन उठ के ऊपर उठती है, लेकिन नमी नहीं होने के कारण वर्षा ना करके ओनली धूल उड़ेगी और कुछ नहीं उड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रभाव अगर ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं तो आपको पता है जैसलमेर जहां पर धोरे हैं तो वहां से जो मिट्टी उड़ती है वो कई राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर बात करें दोस्त आगे, हम लोगों ने किसकी बात कर ली, लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट हो गया, ठीक है। आगे मानसून की बात करें तो दोस्तों ये अप्रैल और मार्च की स्थिति ये हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे मई की स्थिति। मई की स्थिति अब आप हेडिंग डाल दीजिए मई में मौसम की स्थिति। मई में मौसम की स्थिति से क्या होगा, अब हम लोगों को समझ में आ गया है भाई सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट कर गया, ठीक है। तो मई के महीने में क्या होगा, मई के जब महीना स्टार्ट हो रहा है तो वो ये मानसून जो आईटीसीजी जोन का क्षेत्र है, आईटीसीजी जोन क्या हो रहा है, अब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। ये हम लोगों ने बात कर ली। ये आंधियां धूल भरी आंधियां चल रही थी, ये सामान्य स्थिति थी अब मार्च और अप्रैल में। अब हम लोग मई की स्थिति, मौसम में क्या स्थिति हो गई, मौसम में क्या परिवर्तन होता है मई में, उसके बारे में बात करें तो मई के महीने में या पहले सप्ताह में लगभग ये स्थिति होती है 5 मई, ठीक है। 5 मई के आसपास के क्षेत्रों में इस भाग में जो दक्षिणी भाग है भारत का, भारतीय महाद्वीप का दक्षिणी भाग, यहाँ पर इस छोर से आईटीसी जोन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे जैसे प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन होगा तो स्थानीय हवाएं होगी, यहाँ पर हवाएं आएगी, ठीक है। ये हवाएं आएगी तो क्या होगा, यहाँ इस क्षेत्र से टकराएगी, टकरा के हवाएं, आपको पता है आईटीसी जोन से हवाएं टकरा कर ऊपर की ओर उठती है तो वर्षा होती है। अगर नमी है तो, नहीं होती है तो वर्षा नहीं होती है। ये स्थिति आपको अलग दिखेगी, लेकिन यहाँ आप नोट करेंगे यहाँ पर दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाओं से यहाँ पर क्या नमी इकट्ठा कर रही है, ये ध्यान रखना। यहाँ के क्षेत्रों से यहाँ पर जो आईटीसी जोन का क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन, स्थानीय हवाएं टकरा के ऊपर उठ रही है, लेकिन यहाँ पर नमी अवेलेबल है, ये ध्यान रखना है। ये क्षेत्र आपको पता है अरब सागर की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से नमी इकट्ठा हो रही है। तो नमी इकट्ठा होने से क्या होगा, यहाँ पर नमी की मात्रा है तो क्या होगा, ये जब हवाएं ऊपर उठेगी तो टकरा के क्या होगा, यहाँ पर वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा भी होती है। कौन कौन से क्षेत्रों में दोस्तों, ये अपन अभी ये मानसून के आगमन की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये एक प्रकार से मानसून पूर्व फुहार बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, मानसून पूर्व फुहार, ठीक है। ये मानसून पूर्व फुहार की स्थिति है। तो मानसून पूर्व फुहार की बात करें तो ये होगी। अब हम लोग अगर आगे बात करें, मानसून पूर्व फुहार का प्रभाव अब दक्षिणी भारत से होना स्टार्ट हो गया। अब आप समझ सकते हैं मई की स्थिति में मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभाव स्टार्ट होना हो गया। तो यहाँ पर नमी की मात्रा मूसलाधार बारिश होगी। तो ये बारिश हो रही है लगभग भारत के दक्षिण, यहाँ पर कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 क्षेत्रों में इसका जो आईटीसी जोन के लो प्रेशर जोन क्रिएट होकर यहाँ पर बारिश हो रही है। इसका प्रभाव कहां पर देखना, मानसून पूर्व प्रभाव के लिए, या मानसून पूर्व प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ता है, मानसून पूर्व वर्षा, ठीक है ना, या जिसे मानसून पूर्व फुहार बोलते हैं। तो फुहार का आगमन कब हो रहा है, किस किन राज्यों पर प्रभाव पड़ रहा है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। दोस्तों इसमें मानसून पूर्व फुहार को अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। केरल में अलग नाम से दिखेगा आपको, तो कर्नाटक में अलग, तो तमिलनाडु में अलग देखने को मिलेगा। तो मानसून पूर्व प्रभाव, इसका प्रभाव कहां पड़ रहा होता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र की बात करें इसमें हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी भारत में। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर केरल की बात करें तो केरल में इसका जो स्थानीय नाम है, केरल में इसे क्या बोलेंगे, फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा या आम्र वर्षा। फूलों की वर्षा और आम्र वर्षा क्या कहेंगे, फूलों की वर्षा का मतलब ये हो गया कि भाई जो यहाँ पर कॉफी के पौधे होंगे, ठीक है। यहाँ पर कर्नाटक में तो कॉफी के उत्पादन के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। कर्नाटक में तो इसे चेरी ब्लॉसम बोलने के रूप में या जाना जाता है चेरी ब्लॉसम के रूप में। लेकिन आम्र वर्षा होती है जहाँ पर छोटे छोटे कच्चे आम होते हैं,
ये आम को पकाने में या आम के फसल में ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहता है जब ये मानसून होता है, ठीक है ना। ये तो फायदेमंद की बात होगी। अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कर्नाटक में कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में किस चीज के लिए? कॉफी के उत्पादन के लिए। कर्नाटक का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कॉफी के उत्पादन के लिए, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? चेरी ब्लॉसम, ठीक है। चेरी ब्लॉसम कॉफी के उत्पादन के लिए। केरल में हम लोग फूलों की वर्षा या अमर वर्षा के रूप में जान लिया, ठीक है। कॉफी के उत्पादन के लिए चेरी ब्लॉसम ये हो गया कॉफी उत्पादन या चेरी ब्लॉसम, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है कर्नाटक में। ये ध्यान रखना आप लोगों को दोस्तों। आप तमिलनाडु के बाद में हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, ठीक है ना। केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से यहीं पर प्रभाव होता है। तो ये तो हम लोगों ने अभी बात कर ली केरल और कर्नाटक की। अब हम लोग अगर आगे जाते हैं तो ये स्थिति होने के बाद क्या होता है? यहाँ तो फसलों के लिए लाभदायक है, ये आपको समझना है। जो कर्नाटक और केरल की स्थिति क्या होती है? यहाँ पर फसलों के लिए लाभदायक है। अब धीरे धीरे आईटीसी जोन उत्तर की ओर प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कुछ लगभग 10 मई की आसपास स्थिति होगी। यहाँ 15 मई यहाँ आ जाता है और 20 मई के आसपास यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे ये मई के एंड में, ठीक है ना, ऐसे तो ये 1 जून के आसपास पहुंचता है, कर्क रेखा के आसपास, लेकिन मई के एंड तक आईटीसी जोन कहाँ आ जाता है? पश्चिम बंगाल की शाखा के आसपास। यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपको दोस्तों पता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के आसपास आ जाता है आईटीसी जोन। तो यहाँ पर मौसम की जो हलचलें होती है, मौसम की प्रोसेस होती है, यहाँ पर कहाँ देखने को ज्यादा मिलने स्टार्ट हो जाती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर इसका प्रभाव नेगेटिव रहता है। क्यों दोस्तों? यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, यहाँ से नमी तो खूब मिलती है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। तो मूसलाधार बारिश होने से क्या होगा? किस टाइम मूसलाधार बारिश हो रही है तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर जानमाल की हानि होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तो आपको यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कुछ फायदा हो रहा है इस चीज का, लेकिन ये लगभग यहाँ पर जान माल की हानि होने का कारण हो जाता है। यहाँ पर मूसलाधार अधिक मात्रा में बारिश होना है तो जान माल की हानि भी हो जाती है। इसलिए इसे हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? काल वैसाखी, ठीक है। काल शब्द का मतलब हो गया भाई ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है, ठीक है ना। ये जो मौसम का प्रोसेस आ जाता है, काल वैसाखी का टाइम आता है, तो काल का मतलब ये जो टाइम होता है ना, ये मूसलाधार बारिश के कारण क्या होता है? नेगेटिव प्रभाव पड़ता है लोगों पर। तो ये तो काल वैसाखी, वैसाखी तो क्या वैसाखी के दिन की बात हो जाती है। ये जो वैसाख का महीना होता है अपन सुनते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला इस टाइम में काल वैसाखी के टाइम में यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है, तो इसका प्रभाव नेगेटिव रहता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में काल वैसाखी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मानसून पूर्व फुहार का जो प्रभाव देखने को मिलता है कुछ कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। बस इस चीज का आपको लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने मौसम जो मई के महीने की मौसम की स्थिति थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इससे मैं थोड़ा देखना, धीरे धीरे अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने मार्च अप्रैल का देख लिया, मई का देख लिया, अब हम लोग जून में मौसम की स्थिति देखेंगे। अब सब हेडिंग डाल सकते हैं जून में मौसम की स्थिति। जून में मौसम की स्थिति क्या रहेगी दोस्तों? आपको पता है कि भाई धीरे धीरे कर्क रेखा के आसपास सूर्य का लंबवत किरणें पड़नी स्टार्ट हो जाती है। कुछ स्थिति ये रहती है, ठीक है ना, लगभग 1 जून के आसपास, ठीक है ना। ये 22 जून तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, लेकिन जब धीरे धीरे जो आईटीसी जो धीरे धीरे उत्तर की ओर प्रभावित हो रहा है, तो उत्तर की ओर प्रभावित हो रहा है। इसके बाद में काल वैसाखी के बारे में पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग को पढ़ लिया, ठीक है। 1 जून की स्थिति से पहले आईटीसी जोन क्या कर रहा है? आईटीसी जोन है जो पश्चिमी उत्तर भारत में जाके स्थापित हो जाता है। उसकी आईटीसी जोन कहां पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। जो लो प्रेशर जोन था यहाँ पर, ठीक है ना, ये पहले तो इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 1 जून से पहले कहां पर लो प्रेशर जोन यहाँ आ जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो स्थलखंड का भाग है, ठीक है, स्थलखंड का भाग है, तो क्या पर यहाँ पर आपको पता है कि स्थलखंड का भाग जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा भी होता है। लेकिन जो समुद्री भाग है जो गर्म होने में तो टाइम लगता है, लेकिन ठंडा होने में भी समय लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए भाग फटाफट गर्म हो जाता है। तो इससे क्या हो गया? आईटीसी जोन जब पश्चिमी उत्तर भारत में जाके स्थापित हो गया, तो ये एक प्रकार का बहुत शक्तिशाली जोन हो गया। क्या हो गया? शक्तिशाली निम्न दाब का क्षेत्र हो गया। तो ये क्या कर रहा है? स्थानीय हवा यहाँ पर बहुत तेजी से उठने लगती है, बहुत तेज मात्रा में हवाएं देखने को मिलती है उत्तरी भारत में। पश्चिमी उत्तर भारत के भाग में यहाँ पर जो
आईटीसी लो प्रेशर जोन क्या होता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर बहुत तेज तरार हवाएं चलती है, यहाँ पर नमी नहीं होती है तो क्या होता है, यहाँ पर स्थानीय भाषा में जो ये तेज तरार हवाएं चलती है इसे हम लोग लू कहते हैं। लू का प्रभाव उत्तरी भारत में हो रहा है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर अपन दक्षिणी भारत के लिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लो प्रेशर यहाँ ये वाली स्थिति यहाँ क्यों नहीं रहती, आपको पता है यहाँ आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, अरब सागर की शाखा होती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नमी की मात्रा अवेलेबल रहती है। तो ये स्थिति लो वाली अपना अपनी आती है। तो लो वाली स्थिति कहाँ पर रहती है, उत्तर पश्चिम उत्तर भारत के आसपास लू के रूप में गर्म हवाएं चलती है, जो एक प्रकार की शुष्क होती है, जिसमें नमी नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे मई एंड और जून के आसपास के टाइम में क्या होता है, यहाँ पर निम्न दाब युक्त शुष्क हवाएं होती है, बहुत तेजी से प्रवाहित होती हैं, जिसे अपन लोग मारवाड़ी में बलती बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बलती की जो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है और तेज हवाएं के कारण क्या होता है, आग के थपेड़े की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर तो वैसे बढ़ता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तो इससे क्या होता है, एज ए ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है। किसके, डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन में, तो डिहाइड्रेशन में दोस्त आपको पता है कि भाई ये जो गर्म और शुष्क हवाएं, तो ये क्या करती है, नमी को सोख लेती है। अपन कपड़े भी सुखाएं गर्मियों में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में नमी है ही नहीं तो नॉर्मली अपन इस भाग में देखेंगे, यहाँ किसी भाग में दक्षिण भारत के राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर अक्सर नमी रहेगी। क्यों, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में समुद्री क्षेत्र है तो नमी की मात्रा अवेलेबल रहती है, लेकिन यहाँ पर ओनली शुष्क क्षेत्र आ जाता है, तो फिर बहुत जल्दी कपड़े भी सूख जाते हैं और डिहाइड्रेशन की स्थिति आती है। तो हम लोगों में से मतलब आप लोगों को प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, टाइम टू टाइम पानी भी पीना चाहिए, और नमक का पानी, नींबू का पानी का सेवन की स्थिति भी रहती है डिहाइड्रेशन में, ठीक है ना। ये तो डिहाइड्रेशन की स्थिति, लू की स्थिति बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। लू जब लू की हवाएं चलती है, ठीक है, कहां पर, उत्तर भारत में। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। छोटे छोटे चीजें दोस्तों आराम से समझते जाइए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, उस दाब का क्षेत्र जोन क्रिएट हो गया। तो उस दाब का क्षेत्र जोन क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है, बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। फिर तो कुछ टाइम बाद में बहुत शक्तिशाली हो जाता है। पहले कम शक्तिशाली था, लो की स्थिति बनी रही, फिर धीरे धीरे ये बहुत शक्तिशाली, जैसे ये आईटीसी जोन यहाँ आके स्थापित हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया। बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण ये क्या कर रहा है, अब ये अरब सागर बोल सकते हैं या हिंद महासागर की जो नमी आर्द्रता है इसको खींचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। पहले इसके पास पावर थी नहीं, लेकिन अब इसके पास आईटीसी जोन हो गई, यहाँ की स्थानीय हवा का जो पूरा इक्वल प्रभाव हो गया। इससे क्या हो गया, ये जो दक्षिणी भारत का या मतलब हिंद महासागर का जो अरब सागर की शाखा का जो नमी आर्द्रता को यहाँ से वो खींच लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो खींचना जब स्टार्ट कर देता है तो समझ लेना ये मानसून के आगमन की स्थिति आ गई। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लगभग दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो यहाँ पर ये अब सोखना स्टार्ट कर लेगा। तो इसका प्रभाव अब यहाँ पर भारत पर देखने को मिलता है। हम लोगों ने उत्तर पूर्वी मानसून में देखा तो लगभग 5-10% मौसम का या वर्षा का कारण मानता है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में लगभग 90% की अगर वर्षा की बात करें, 80-90% वो किस मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग इसका जो आगमन और प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर लिए, कैसे इस प्रकार ये आगमन होता है। तब आप समझ गए होंगे यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, तब ये यहाँ की हिंद महासागर अरब सागर की शाखाओं से नमी आर्द्रता को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो क्या होता है, मानसून के आगमन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग 1 जून के आसपास, ठीक है ना। 1 जून के आसपास केरल के मालाबार तट से टकराता है। ये हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग 2 शाखाओं को पढ़ेंगे, एक तो अरब सागर की शाखा और ये बंगाल की खाड़ी शाखा। इसमें अपन लोगों को दोनों को पढ़ना है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा का क्या प्रभाव पड़ता है और एक अरब सागर की शाखा का क्या प्रभाव रहता है। हम लोग डे बाय डे एक एक करके उसको विस्तार से जानेंगे। भले वीडियो दोस्तों बड़े हो रहे हो, लेकिन आपके एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अलावा जो भी बात करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।